नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। मधुआ कीट से बचने के लिए मंजरों पर करें कीटनाशी का छिड़काव। उन्नत प्रभेद का चयन कर साल भर किसान कर सकते हैं अनार की खेती। किसान भाइयों, आम की मंजरों की देखभाल का समय आ गया है। आम के पेड़ पर भरपूर मंजर अच्छे फल की गारंटी नहीं होते हैं, क्योंकि इसी समय मंजरों पर मधुआ और दहिया जैसे कीटों का आक्रमण हो सकता है। ऐसी हालात में मंजरों की सुरक्षा के लिए अनुशंसित कीटनाशकों का 3 छिड़काव जरूरी हो जाता है। पहला छिड़काव पेड़ पर मंजर निकलने से पहले, दूसरा छिड़काव मंजरों में मटर के बराबर दाना लग जाने पर और तीसरा छिड़काव आम के टिकोले का आकार लेने पर। किसान इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SLER डाइमेथोएट 30% EC का छिड़काव कर आम के बेहतर फल ले सकते हैं। पारंपरिक तकनीक से खेती के इतर वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाए तो इसमें उत्पादन एवं आमदनी दोनों में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसी ही एक तकनीक है बांस के सहारे टमाटर की खेती। वैसे किसान भाई जो टमाटर की खेती व्यावसायिक स्तर पर करते हैं, वे सहारा देने के लिए टमाटर जिस कतार में लगा होता है उस कतार में 5 मीटर के अंतराल पर 1.5 से 2 मीटर ऊंचा बांस गाड़ देते हैं एवं रस्सी के सहारे टमाटर की लतर को ऊपर की ओर बांध दें, जिससे टमाटर जमीन पर नहीं गिर सके और इससे अच्छी उत्पादन होगी। अनार एक व्यावसायिक फल है। अनार की खेती कम लागत से अधिक मुनाफा देने वाली फसल है। ऐसे में अगर हमारे किसान भाई उन्नत प्रभेदों से अनार की खेती करते हैं तो वह काफी अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। अनार एक ऐसा फल है जिसे हर मौसम में खाया जाता है। इसमें फाइबर, विटामिन के, सी और बी, आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफी जरूरी होते हैं। इन्हीं वजह से अनार की मांग सालों भर बनी रहती है। किसान अनार की खेती से अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। अनार की खेती में शुरुआत में थोड़ी लागत आती है, लेकिन बाद में उन्हें लगातार पैदावार मिलती रहती है। गणेश, भगवा, मृदुला, ज्योति, रूबी आदि अनार के उन्नत प्रभेद हैं जिसकी खेती कर किसान अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, बेहतर फसल उत्पादन के लिए खेत का समतल होना बहुत ही जरूरी है। खेत समतल होंगे तभी सिंचाई और उर्वरक पौधों की जड़ों तक समान रूप से पहुंच पाएंगे। समतल खेत को ही आप जरूरत के अनुसार आकार भी दे सकते हैं। इसके लिए एक आधुनिक कृषि यंत्र है लेजर लैंड लेवलर। लेजर लैंड लेवलर किसानों के लिए बेहद उपयोगी कृषि यंत्र है, विशेषकर ऐसे किसानों के लिए जिनके खेत पूर्ण रूप से समतल नहीं है। ऐसे में किसान भाइयों को फसल बोने, उर्वरक एवं पानी देने जैसे कार्यों में काफी परेशानी होती है। ऐसे खेतों को खेत लायक बनाने का काम लेजर लैंड लेवलर मशीन की सहायता से आसानी से किया जाता है। लेजर लैंड लेवलर से खेत को समतल बनाया जाता है। इससे फायदा यह होता है कि खेत में खड़ी फसल पर समान रूप से सिंचाई होती है, जिससे पानी की बचत होती है। इसके साथ ही खाद और ईंधन की भी काफी बचत होती है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के सब्जी मंडी और जानते हैं आलू और प्याज के ताजा भाव। लाल आलू 2000 से 2200 रुपए प्रति क्विंटल, सफेद आलू 1800 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल, प्याज 2800 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान? एक नजर मौसम के मिजाज पर। राजधानी पटना समेत प्रदेश में पछुआ हवा का प्रभाव लगातार जारी रहेगा। दोपहर में प्रचंड धूप के बीच पछुआ अब लू में बदल गई है, जिससे प्रदेश के विभिन्न शहरों का अधिकतम तापमान भी सामान्य से 1-2 डिग्री ऊपर चढ़ गया है।
राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है। नमस्कार किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके माध्यम से आपने कृषि जगत में हो रही तमाम नई हलचलों को जाना। सफलता की नई कहानी, उपकरण, मंडी भाव और मौसम के विषय में भी पूरी जानकारी हासिल की। किसान भाइयों, इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में। खनिज हमारे शरीर के विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसकी भूमिका बहुत ही अहम होती है। लेकिन आज हम जानेंगे कि मवेशियों में खनिजों की क्या भूमिका है। तो आइए इस सिलसिले में मुलाकात करते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर हिमालय भारद्वाज से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, हमारी ये लगातार कोशिश रहती है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपकी जो आर्थिक उन्नति का मार्ग है उसे बृहत पैमाने पर प्रशस्त कर सके। और आज इसी क्रम में जो हम बात करेंगे, जिस विषय पर बात करेंगे, वह भी काफ़ी खास विषय है कि पशुओं में खनिजों की भूमिका से क्या क्या रोग होते हैं, उन्हें क्या क्या दिक्कतें होती हैं और पशुओं में खनिजों की भूमिका क्या है। और इस खास विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर हिमालय भारद्वाज, जो बिहार वेटनरी कॉलेज में सहायक प्राध्यापक हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, सबसे पहला जो सवाल है वह यह है कि पशुओं में खनिजों की भूमिका क्या है। संतुलित आहार पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। पशुओं को संतुलित आहार ना मिलने पर उनमें बहुत तरह के रोग आने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरीके से खनिज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं पशुओं के पूरे शरीर के विकास के लिए, उनके प्रजनन तंत्र और चय अपचय की प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए। खनिज चय अपचय की प्रक्रियाओं में पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा मददगारी साबित होते हैं। इस प्रक्रिया में खनिजों को खिलाने के लिए किसान भाइयों को दूध की समस्या जो आती है वो तेज़ी से सुधार आने की संभावना रहती है। बांझपन की जो समस्या आती है किसान भाइयों में, वो दूर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरीके से खनिज बहुत तरीके से किसानों के लिए मददगारी साबित हो सकते हैं। जो हमारे सर सुदूर गांव देहात के जो किसान होते हैं, जो पशुपालन के क्षेत्र में अग्रसर हैं, तो एक चीज़ हम सर ये देखते हैं कि उन्हें अपने पशुओं को क्या देना चाहिए, कितना मिनरल मिक्सचर देना चाहिए, कौन सा पोषक तत्व ऐसा देना चाहिए जिससे हमारा पशु स्वस्थ रह सके। इस क्षेत्र में थोड़ी जानकारी और जागरूकता का अभाव रहता है। तो ऐसे में हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि खनिजों के प्रकार कौन कौन से हैं जिन्हें देने से हमारा पशु स्वस्थ रह सकता है। खनिज में बहुत तरह के होते हैं। पहला कैल्शियम जो होता है वो पशुओं के पूरे विकास के लिए, पूरी हड्डियों के विकास के लिए, उनके दांतों के विकास के लिए, उनकी विकास के लिए यूज़ होता है। इसी तरीके से फॉस्फोरस हड्डियों के साथ साथ बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, चय अपचय की प्रक्रियाओं के लिए पशुओं के अंदर बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। कैल्शियम और फास्फोरस को पशुओं में 2:1 की रेशो में दिया जाता है। अगर फास्फोरस की कमी किसी पशु में हो गई है तो वो पाइका नामक रोग से ग्रसित हो सकता है, जिससे पशु या तो ज़मीन चाटने लगेगा, मिट्टी खाने लगेगा या कोई दूसरी प्रकार की लोहा चबाने लगेगा। इस तरह की एक्टिविटी करता हुआ मिलेगा। अगर कैल्शियम की बॉडी में कमी हो रही है, एनिमल को कमी हो रही है, तो पशुपालक देखेंगे कि उनकी हड्डियों में डिफ़ॉर्मिटीज़, अलग अलग तरह की डिफ़ॉर्मिटीज़, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी से पता चल सकता है कि उस एनिमल में कैल्शियम की कमी है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम और आयोडीन। मैग्नीशियम भी बहुत तरीके से लाभकारी साबित होता है, जो मसल की डेवलपमेंट और चय अपचय की एक्टिविटीज़ में बहुत लाभकारी साबित होता है। आयोडीन की कमी से थायराइड रोग होने के बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। ये बॉडी के अंदर हार्मोन बैलेंस, पशुओं के हार्मोन बैलेंस करने में, उसकी गर्भ धारण करने की क्षमता के लिए और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए आयोडीन का बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसी प्रकार से आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खून की कमी होने से पशुओं में अनीमिया नामक रोग हो जाता है, जिससे
छोटे बच्चों में बहुत जल्दी किसी भी परजीवी का संक्रमण होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे वो बहुत जल्दी बीमार हो जाता है और मरने की संभावना बढ़ जाती है। एक सर महत्वपूर्ण जो सवाल जहन में आ रहा है वह यह है कि सर जो हमारे पशुपालक भाई पशुपालन के क्षेत्र में अपनी कामयाबी को बुलंदी पर पहुंचाना चाहते हैं, तो एक सबसे बड़ी जो समस्या है पशुपालन के क्षेत्र में कि बांझपन की समस्या। तो बांझपन भी क्या खनिज तत्व से या इसकी कमी से संबंधित है सर? बांझपन को दूर करने के लिए पशुओं के अंदर जो खनिजों का यूज़ होता है उसमें सबसे पहले आता है कॉपर, जिंक एंड अदर खनिजों में आते हैं कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो ये सब मदद करते हैं किसी भी पशु के संपूर्ण विकास के लिए। तो अगर किसी भी खनिज की शरीर के अंदर कमी हो जाती है तो उससे बांझपन की समस्या आने की संभावना बढ़ जाती है। एक संभावना, जैसा कि सर आपने जिक्र किया, एक संभावना ये भी देखने में आती है कि हमारे पशुपालक भाई अपने पशुओं के स्वास्थ्य के लिए कौन सा खनिज देना जरूरी है या किसकी कितनी मात्रा देनी चाहिए, ये संतुलित नहीं कर पाते हैं कि जो मिनरल मिक्सचर है उसको कितना देना चाहिए। तो सर इसे कैसे मेंटेन किया जाए? अगर कोई किसान भाई खनिज आज तक नहीं खिलाया है तो वो सबसे पहले खनिज को 2:1 की रेशो, जिसमें 2 पार्ट होंगे खनिज के और 1 पार्ट होगा इलेक्ट्रोलाइट्स के। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आता है सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड का मिक्सचर। इन दोनों की मिक्सचर करके किसान भाई को पशुओं को देना चाहिए। बाकी अगर कोई किसी कंपनी का मिनरल मिक्सचर किसान भाई खिला रहा है तो 100 से 500 ग्राम तक की डेली रिक्वायरमेंट है किसी भी बड़े पशुओं के लिए। छोटे पशुओं के लिए उससे उसी अनुपात में कम किया जा सकता है। तो सर जैसा कि अभी आपने जिक्र किया खनिजों की मात्रा के बारे में, तो एक चीज़ और ये देखने में आता है कि हमारे पशुपालक भाई अपने पशुओं को खनिज तो जानकारी मिलने के बाद दे देते हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य के लिए जो ज़रूरी और भी जो तत्व हैं, जैसे साफ़ सफाई है या उनको नहलाना धुलाना, गर्मी में देखभाल करना है, तो इस तरह की जो सर जानकारियां हैं वो भी हमारे पशुपालक भाइयों के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम इस पर भी आपकी राय लेना चाहेंगे और अपने किसान भाइयों तक पहुंचाना चाहेंगे। किसान भाइयों को ये बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि उनका खाने की मात्रा में संतुलित आहार दिया जाना चाहिए। संतुलित आहार की कमी होने से बहुत तरह के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे परजीवी से लड़ने की क्षमता शरीर में कम हो जाती है और परजीवी बहुत ज़्यादा मात्रा में गाय भैंसों को अफेक्ट करते हैं। तो इस क्षमता को बढ़ाने के लिए खनिजों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। खनिज का जो मिश्रण हम पशुओं को देंगे वो तभी कारगर होगा जब आसपास का वातावरण खुशनुमा और साफ़ सुथरा होगा, जिससे पशु अच्छे से उसको खाएगा और अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार उसको पचा पाएगा। एक चीज़ सर छोटा सा ये एक संदेश के रूप में हम लेना चाहेंगे कि जो खनिज तत्व का जो आपने प्रकार हमारे किसान भाइयों को बताया, तो उनके अलावा और कौन कौन से जो ज़रूरी तत्व हैं ताकि हमारा पशु उसे स्वस्थ रह सके? और इसके अलावा और भी आते हैं, जैसे क्रोमियम हो गया, पोटाश हो गया। तो ये और भी खनिज हैं जो बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कोबाल्ट हो गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अगर कमी लग रही है तो पशुओं। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बतलाया कि खनिजों की जो भूमिका है हमारे पशुओं के स्वास्थ्य के लिए, चाहे वो उनका शारीरिक स्वास्थ्य हो, प्रजनन तंत्र की स्वस्थता हो और दूध देने की जो प्रचुरता हो, इस सब में खनिज की जो मात्रा है वो संतुलित रहना चाहिए। और जो खनिज की मात्रा अगर हम संतुलित अपने पशुओं को देंगे तो हमारा पशु का स्वास्थ्य निश्चित रूप से बेहतर रहेगा। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत आभार। और किसान भाइयों, हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम के अगले भाग में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।
तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि मवेशियों में खनिजों की क्या भूमिका है। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में और जानेंगे मृदा स्वास्थ्य में हरित खाद के महत्व के विषय में। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, बात करें अगर हम स्वास्थ्य की, तो मानव स्वास्थ्य के साथ साथ जो हमारी खेती किसानी है उसमें मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वह भी बहुत ही मायने रखता है। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो मिट्टी का स्वास्थ्य है उसे हम किस तरह से अनुकूल रख सकें ताकि जो हमारा पैदावार हो वो संतुलित रूप से स्वस्थ स्वास्थ्य के अनुकूल हो। जी हाँ किसान भाइयों, मृदा स्वास्थ्य में हरी खाद का क्या महत्व है, इस पर हम आज जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। और इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शशि कुमार, शशि जो वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र आरा में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जो मिट्टी का जो स्वास्थ्य में, मिट्टी के स्वास्थ्य में हरी खाद का सर महत्व क्या है? बहुत दिनों से ऐसा देखा जा रहा है और जो जितने भी सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं उससे जो जानकारियां प्राप्त हो रही है कि मिट्टी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहा है। मिट्टी एक तरह से उसमें जटिलता आ रही है। जटिलता कहने का मतलब ये है कि मिट्टी के जो कण होते हैं उनके बीच जो एक गैप होता है जिसको हम लोग कहते हैं पोर स्पेस, तो वो रंध्रा अवकाश नहीं है, जिसके कारण हमारा उत्पादन कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है और एक वांछित उत्पादन जो हमको चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि खेत की दिन प्रतिदिन जल धारण क्षमता, ताप धारण करने की क्षमता और वायु धारण करने की क्षमता, एडिएशन नहीं हो पा रहा है बेहतर ढंग से। हमारा दिन प्रतिदिन उत्पादन का स्तर जो है वह गिरते जा रहा है। ये किसी भी चीज़ की एक सीमा है। कोई भी बीज का किस्म जो प्रकाशित किया जाता है लोगों को के लिए कि बेहतर उत्पादन देगा, लेकिन जब हमारा भूमि का ही स्वास्थ्य अगर बेहतर नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम बेहतर उत्पादन की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए खेतों में हरी खाद का डालना बहुत ज़रूरी है। एक महत्वपूर्ण सवाल सर जहन में आ रहा है कि जो हमारे किसान भाई अभी इस क्षेत्र में उतनी जागरूकता नहीं है। कई किसान भाई अपनी मिट्टी की जांच नहीं कराते हैं कि उसमें कौन से पोषक तत्व की कमी है। जो हमारी मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी से भी उत्पादन पर असर पड़ रहा है। तो ऐसे में सर हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो हरी खाद का जो स्वरूप है तो वो किस तरह से अपने खेतों में हमारे किसान भाई उसका प्रयोग करें ताकि मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता है वो बरकरार रहे। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो मूंग का जो जड़ होता है उसमें ग्रंथिनुमा संरचना होती है और जितनी ग्रंथियां होती है उसमें नाइट्रोएजेक्टोबैक्टर पाया जाता है। जब हम मूंग के खेत को, मूंग की तुराई के बाद उसको पलटते हैं, खेत में पाटा चलाते हैं, तो पाटा चलाने में वह ग्रंथि जो है वह फटती है और फट करके जितना भी नाइट्रोएजेक्टोबैक्टर है जो आपके खेत में फैल जाता है और फैल करके जल एवं प्रकाश के संपर्क में आने के बाद वह खेत में वायुमंडल में अवस्थित जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को वह नाइट्रेट में बदल करके पौधा को वह पहुँचाता है। आपको इससे आप कम से कम अपने खेत में 20 से 25 किलो नाइट्रोजन प्रति एकड़ का बचत कर सकते हैं। अमूमन एक बोरा यूरिया लेने जाएंगे आप, उसका दाम लगभग 266 रुपया है। आप ये सोच लीजिए कि एक बोरा कीमत की आपने उसमें आप बचा लिया। दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं ढैंचा, सेसवानिया रोस्टाटा, इसके लिए स्पेशल वैरायटी है, आप उसको लगाइए। 25 से 30 दिन के बाद हम आपको इतना जोर करके इसलिए बता रहे हैं कि अभी धान लगने का सीज़न है, धान का खेत आपका बाधित ना हो। आप इस समय में अभी तुरंत अगर उसको ढैंचा को लगा देते हैं खेत में, आप ढैंचा लगा दीजिए और ढैंचा जब 25 दिन का 30 दिन का हो जाए, पाटा चला करके ढैंचा को तोड़ दीजिए ताकि उसका बढ़वार रुक जाए। पानी पटाइए, डिस्क हैरो से पूरा कट कर दीजिए आप उसको। पूरा ढैंचा का जो अवशिष्ट पदार्थ है वो आपके खेतों में मिल गया। ढैंचा का एक कैरेक्टर है, उसके जो पार्ट्स होते हैं, उसके जो भाग होते हैं वो थोड़ा सा ऊडी होते हैं, लकड़ी नुमा होते हैं।
पूरा खेत में समाहित हो जाने के बाद वह धीरे धीरे सड़ता है, तो आपके खेत में पूरा कैपिलरी सिस्टम का डेवलपमेंट होगा। रंध्र कोशिकाएँ बनेगी, जो कोशिकाएँ अंतःकरण तक जल को पहुंचाएगी और लंबे अवधि तक जल का संचरण हो सकेगा खेत में। आप इससे बेहतर फायदा ले सकते हैं। जैविक खाद का तो सर अभी प्रयोग हो ही रहा है, हमारे किसान भाई कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आज का जो हमारा विषय है कि हरी खाद का भी प्रयोग अपने खेतों में हमारे किसान भाई करें। तो हरी खाद का जो प्रयोग है उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और उसे लगाने की क्या प्रक्रिया है, देने की सर क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में एक संदेश के रूप में हम अपने किसान भाइयों तक आपका संदेश पहुंचाना चाहें। बहुत आसान तरीका है किसान भाई को, सिर्फ उनको थोड़ा जागरूक होना है। एक पानी का पटवन, चूँकि जितनी भी हरी खाद के बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, सब के सब 2 दलीय फसल हैं और 2 दलीय फसल को थोड़ा सा भी नमी मिल जाएगा, 3 से 4 दिन में उसका अंकुरन है। या तो आप क्या करें, खेत को जोत करके छींट दें, छींट करके पानी पटा दें, या पहले पानी पटा दें, इसके बाद खेत में 0 टिलेज मशीन से आप अपने फसल की बुआई कर लें। तो इस तरह से आप हरी खाद किसी भी समय में लगा सकते हैं। धान में हमने आपको बताया कि धान में जो हम हरी खाद लगाते हैं तो उस समय में हमको हरी खाद का दूसरा रूप जो ब्राउन मैन्योरिंग हम उसमें छींट देंगे। इस तरह से हम वहाँ भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसका छिड़काव हम अपने खेत में धान के फसलों में कर सकते हैं, जो भी आपके खेत में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है। इस तरह से विभिन्न चरणों में, रबी में हमको थोड़ी दिक्कत है तो रबी में दिक्कत है, हम ऐसी फसल प्रणाली को हम अपनाएं जिसमें कि पूरे वर्ष भर में एक बार दलहनी फसल, मूंग, ढैंचा ये आपके खेत में लगना चाहिए। आपके उत्पादन पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका जो अवशिष्ट पदार्थ है वो आपके खेतों में जाएगा, वह सड़ेगा, उर्वरा शक्ति बढ़ाएगा, आपका खेत बेहतर स्वास्थ्य बनेगा, उसका उत्पादन बेहतर देगा। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि अभी हमारे विशेषज्ञ ने विस्तार से मृदा स्वास्थ्य के बारे में हरी खाद का जो प्रयोग है, तो विस्तार से इसके बारे में जो जानकारी है आपके समक्ष पहुंचाई। और हम आशा करते हैं कि जो जानकारी हमारे विशेषज्ञ ने आपको दी है उसका लाभ आप उठाएंगे और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ जो हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य है उसे भी अनुकूल बनाएंगे, ताकि जो हमारी खेती किसानी है, जो हमारा पैदावार है, जो फसलें हैं, वो बिल्कुल स्वस्थ तरीके से हमारा पोषण कर सकें। जी हाँ किसान भाइयों, मिट्टी का स्वास्थ्य समुचित रूप से एकदम पोषण से युक्त रहेगा, तभी हम भी स्वस्थ रह पाएंगे और हमारा स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक रह पाएगा। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम के अगले भाग में एक नई जानकारी और एक नए विशेषज्ञ के साथ। नमस्कार। तो इसी के साथ जानकारियों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। किसान भाइयों, इस वादे के साथ आपसे लेंगे विदा कि कृषि दर्शन के अगले भाग में फिर से आएंगे और ऐसी ही नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।